हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। जी हाँ बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं उदय बैच, और इस बैच में कक्षा 9 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और शानदार पाठ जिसे लिखा था हरिशंकर परसाई जी ने। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा एक शानदार सी पहेली, जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो के अंत में इसका जवाब हम भी आपको बताते जाएंगे, पर इससे पहले आपसे अपेक्षा है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, तो आप इस पहेली का जवाब जरूर दें। पहेली कुछ इस तरीके से है कि 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूं मैं सबके काम, मेरे बिना कहीं घूम ना पाओ, जल्दी जल्दी मेरा नाम बताओ। जी हाँ बच्चों, एक शानदार सी पहेली है भाई, और इस पहेली में ही छुपा है इस पहेली के उत्तर का हिंट। क्या है ये आप सोचिए और सोचकर बताइए। और इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है प्रेमचंद के जूते। अब देखिए भैया, होता ये है कि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो भैया कारण है 2 तरीके के। एक तो इस चैप्टर को लिखा गया है व्यंग विधा में, यानी कि हंसी मजाक करते हुए इस चैप्टर को लिखा गया है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, इसी व्यंग्यात्मक रूप में एक बहुत खास बात पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। वो है क्या? इस बात को हम जानेंगे चैप्टर को पढ़ते हुए। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर का इंट्रो। के चैप्टर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चैप्टर का ये जो टाइटल है वो ऐसा क्यों है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पाठ परिचय की, यानी कि पाठ के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर पाठ्य का सारांश जानेंगे और जानेंगे प्रश्नोत्तरों को, कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो अति महत्वपूर्ण है, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में। तो देखिए, इस चैप्टर को लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। और हरिशंकर परसाई जी जो है ना, वो एक जाने माने व्यंग्यकार हैं। इनका जो जन्म था वो हुआ था 1922 होशंगाबाद में, और होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो तो अच्छे तरीके से परिपूर्ण की ही, साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन से भी ये निरंतर अपनी लेखनी के माध्यम से जुड़े रहे। अब बच्चों, अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कही जाए, तो इनकी एकाध रचना नहीं है जो साहित्य में अपना मान मनवाती है, बल्कि ऐसी कई रचनाएं हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उनका एक फेमस कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ उनकी फेमस रचनाएं हैं। अब बेटा, यहाँ ना एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो परसाई जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता है। देखिए, किसी भी लेखक के 2 व्यक्तित्व होते हैं। एक तो उसका व्यक्तिगत व्यक्तित्व होता है कि वो अपने निजी जीवन में कैसा है, और दूसरा होता है उसका साहित्यिक व्यक्तित्व। तो यदि परसाई जी के साहित्यिक व्यक्तित्व की बात करी जाए, तो हम देख पाते हैं कि जो परसाई जी हैं वो व्यंग के प्रतिरूप माने जाते हैं हिंदी साहित्य के अंदर। यानी कि यदि व्यंग की बात हो और परसाई जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और व्यंग भी वो ऐसे वैसे व्यंग नहीं करते थे कि भाई हंसी मजाक हो गया और हटाओ बात, नहीं। व्यंग उस समस्या पर, भारतीय समाज की उस समस्या पर व्यंग उन्होंने किया है जो वास्तव में हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे शोषण की समस्या है, पाखंड की समस्या है, कई ऐसी बातें हैं जो समाज में विद्यमान हैं, पर उतने चुटीले तरीके से उन पर किसी ने बात ही नहीं की है, और उन पर केवल और केवल बात की है हरिशंकर परसाई जी ने। इस अर्थ में भी उनका एक बड़ा नाम है, उनकी एक बड़ी पहचान है। तो बेटा, ये तो था हमारा लेखक परिचय। अब बढ़ते हैं हम अपने पाठ परिचय की ओर, यानी कि चैप्टर की ओर, कि चैप्टर में किस तरीके की बात हमें पढ़ने वाली है, चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। और चैप्टर का नाम फटे हुए जूते क्यों पड़ा, यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते, इस चैप्टर का नाम क्यों और कैसे पड़ा। देखिए बच्चों, होता यह है कि परसाई जी एक बार ना प्रेमचंद जी के जूते, एक फोटो देखते हैं जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, एक इस तरीके का फोटो देखते हैं, ठीक है। और उनकी नज़र रुक जाती है जूतों पर, ठीक है, कि भाई प्रेमचंद जी के जो जूते होते हैं ना, उनमें से उनका पैर बाहर निकला होता है। पैर भी क्या, पैर की कुछ उंगलियां बाहर निकली हुई होती हैं, ठीक है। और जब ये बात वो देखते हैं, तो एक चिंतनशील लेखक होने के नाते उनके दिमाग में बिजली कौंध जाती है कि बताइए, इतने बड़े नाम का लेखक, ठीक है,
इतना बड़ा नाम, जिसके नाम से हिंदी साहित्य के अंदर एक पूरे का पूरा युग ही जिया जाता है, उनके जैसा कहानीकार कोई नहीं है, ठीक है, उनके जैसा उपन्यास लिखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इतनी प्रतिभा संपन्नशाली व्यक्ति के जीवन में इतनी भयंकर तंगी, इतनी आर्थिक संकट कि फोटो खिंचाने जाते हैं, ठीक है, और फटा हुआ जूता पहन कर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बात जो होती है वो उनके दिमाग में कौंध जाती है, और इसी बात को वो बड़े ही रोचक तरीके से, बड़े ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं और कुठाराघात करते हैं दिखावे की संस्कृति पर। ऐसे लोगों पर कुठाराघात करते हैं जो यथार्थ से दूर भागते हैं, जो केवल और केवल दिखावा करते हैं, उनकी वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसी चीज़ों पर कुठाराघात करते हुए उन्होंने इस निबंध को लिखा है। अब बेटा यहाँ ना एक चीज़ समझ लो, कुछ लोगों का मानना है कि प्रेमचंद का फटा जूता या प्रेमचंद के फटे जूते एक निबंध है, कुछ लोगों का मानना है कि ये व्यंग है। पर यहाँ बेटा देखो, चाहे ये व्यंग हो, क्योंकि इसकी शैली व्यंग्यात्मक है और आपकी किताब में बताया गया है ये एक निबंध है, ठीक है, तो हम इसको शैली, व्यंग्यात्मक शैली प्रधान निबंध ही मानकर चलेंगे। और चूंकि इसको लिखा है परसाई जी ने, तो अगर हम इसे व्यंग भी कह दें तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो मूल संरचना है, उनकी जो मूल पहचान है साहित्य में, वो व्यंग को लेकर ही है। तो यहाँ बेटा कोई भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी चीज़ में मति भ्रम का शिकार नहीं होना है। किताब आपकी कहती है कि ये निबंध है, पर इसकी जो शैली, इसका जो शिल्प है, वो स्पष्ट रूप से बताता है कि ये व्यंग है, ठीक है। तो जैसा आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाए, यदि विकल्प में आपको पूछा जाए कि प्रेमचंद के फटे हुए जूते निबंध हैं, तो आप निबंध में टिक लगाइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये व्यंग है, तो व्यंग पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसा ऑप्शन आए वैसा टिक लगाइएगा, पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे पाठ के सारांश की ओर, कि भाई इस पाठ में खासियत क्या है। देखिए चलिए पाठ की शुरुआत जो होती है ना, वो इस चीज़ से होती है कि भाई हमारे लेखक महोदय यानी कि हरिशंकर परसाई जी की नज़र पड़ती है प्रेमचंद जी के एक चित्र पर, ठीक है। और जब चित्र पर नज़र पड़ती है तो देखते हैं कि वाह क्या पति पत्नी है, दोनों बढ़िया बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। पर एक बार नज़र पहुंच जाती है प्रेमचंद जी के जूतों पर, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जूते जो पहने हैं प्रेमचंद जी ने, वो फटे हुए जूते होते हैं, और यहीं से एक व्यंग्यकार के मन में व्यंग का जन्म होता है। वो लिखना शुरू करता है। क्या लिखना शुरू करता है भाई, आइए इसको समझ लेते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गाल की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। तो बेटा देखो, ये तो था भाषा का शिल्प कि किस तरीके से एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि हड्डियां जो है वो बाहर निकल आई हैं, यानी कि शरीर में कोई मांस है ही नहीं, ठीक है। दूसरे तरीके से बता रहे हैं, पर चेहरे पर मूछें हैं तो चीज़ें भरी भरी लग रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी जो आर्थिक तंगी है ना, जो उनके जीवन का संघर्ष है, वो एक भाव के तरीके से उनके हुलिये पर झलक रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो बात बताते हैं। अब देखो आगे क्या होता है इसी चैप्टर के अंदर। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती। तो देखो बेटा बताते हैं कि उनका जैसा हुलिया है उस तरीके से भाई बात करते करते बताते हैं उनके जूतों के बारे में कि जो जूते हैं वो कैनवास के हैं और बहुत ही पुराने हो चुके हैं। इतने पुराने हो चुके हैं उनके कि जो बंद हैं, जिनको लेस बोला जाता है, ठीक है, उनको बांधने में भी अब दिक्कत होने लगी है। इतने पुराने हो गए हैं, बेतरतीब तरीके से बांधे गए हैं कि जो जूते हैं ना, अब उनको वापस बांधना भी कठिन हो रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक बात बताई। अब देखिए आगे वो बताते हैं कि दाहिने पांव का जूता, देख नज़र पड़ते पड़ते कहाँ पहुंच जाती है, दाहिने पांव के जूते पर, और देखते हैं कि भाई वो जूता फटा हुआ है, वहां से 2 उंगलियां जो हैं वो प्रेमचंद जी की उंगलियां बाहर निकली हुई हैं, ठीक है। और यहीं से जो है ना कहानी यानी कि जो हमारा पाठ है वो आकार लेता है। फिर इसी बात को मुद्दा बनाकर देखिए परसाई जी क्या क्या बातें कहते हैं, बड़ी ही रोचक तरीके से। देखिए आगे होता ये है कि मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई, सोचता हूं कि फोटो खिंचाने की अगर यह है पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इससे पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। देखो भैया होता यह है कि हर
व्यक्ति का एक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैसे एक मनोविज्ञान ये है कि जब भी हम फोटो खिंचाते हैं, जब भी हम कैमरे का सामना करते हैं, तो बड़े ही सज धज कर, बड़े ही बन सवर कर सामना करते हैं। पर प्रेमचंद जी ऐसे ही फोटो खिंचाने चले गए, और जब वो फोटो लेखक महोदय ने देखा तो सोचा कि भाई हर आदमी का अपना एक तरीका होता है, अपना एक लिबास होता है, रहने सहने का एक तरीका है। जैसे फ़ोटो खिंचाने में हर व्यक्ति बड़ी ही सावधानी से, तैयारी से बढ़िया फ़ोटो वोटो खिंचाता है, पर प्रेमचंद जी ऐसे ही फ़ोटो खिंचा लिए। अब ये बात जब लेखक महोदय जान जाते हैं तो सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति के पोशाक, पहनने की पोशाक कैसी होगी, क्योंकि उनका मानना है, और ये बात सच भी है, कि फ़ोटो खिंचाने के कपड़े अलग होते हैं और पहनने के कपड़े अलग होते हैं। घर में रहने वाले कपड़े अलग होते हैं, बाहर गुजरने वाले, जो जहाँ हम बाहर कपड़े पहन कर जाते हैं, वो अलग तरीके के कपड़े होते हैं। इस तरीके से लोगों का मानना होता ही है। तो वही सोचते हैं लेखक महोदय यानी कि परसाई जी कि भाई इस व्यक्ति के अगर ये फ़ोटो खिंचाने के कपड़े हैं तो पहनने के कपड़े कैसे होंगे। ठीक है, अब यहाँ बेटा इस बात को गहराई से समझो कि वह व्यक्ति जिसके पास जूते पहनने के लिए ढंग के नहीं है, उसके घर की स्थिति किस तरीके की होगी, इस बात की कल्पना जो है वो सीधे सीधे ना करते हुए बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप में, क्योंकि यहाँ ना लेखक के ऊपर एक जवाबदारी और आ जाती है कि कोई भी ऐसी बात ना कही जाए, कोई भी ऐसी बात ना लिखी जाए जो प्रेमचंद के विषय में थोड़ी सी बुरी प्रतीत हो। ठीक है, तो इसी बात को लेखक ने व्यंग विधा के रूप में बताया है कि भाई जिस व्यक्ति की जो फोटो खिंचाई जाती है वो जो है ना वो फटे जूते पहनकर खिंचा रहा है, तो सोचिए कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति कैसी होगी, उसके घर के हालात कैसे होंगे। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक जो है वो बताता है, प्रेमचंद फटे जूतों को देखकर लेखक के मन में व्यंग एवं चिंता दोनों जाग उठे। ठीक है, लेखक प्रेमचंद की मुस्कुराती छवि देखते हुए यह भी समझ जाता है कि प्रेमचंद की यह मुस्कान वास्तव में उनकी सहजता एवं यथार्थवादी रवैये को व्यक्त करती है। आगे लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि भाई होता यह है कि फोटो तो जैसी थी वो ठीक ही, लेकिन उसमें जूते को देखकर लेखक को समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं कि प्रेमचंद जी जूते को बदल नहीं सकते थे, पर उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि प्रेमचंद जी मुस्कुराते हुए फोटो में इस बात को संकेत दे रहे हैं, इस बात को इंगित कर रहे हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे स्वीकार कर लो, मुझ में किसी भी तरीके का दुराव छुपाव नहीं है, मुझ में किसी भी तरीके का बनावटीपन नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। देखो होता क्या है बच्चा कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं आपके आजू बाजू, और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि सामने से आदमी दिखता कुछ है और होता कुछ है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तरह तरह की आडंबर, तरह तरह की चीज़ें की जाती हैं, पर हम क्या हैं, हम कैसे हैं, इस सारी बातों को कोई भी व्यक्ति सरलता से स्वीकार नहीं करता है। तो इन्हीं बातों को लेकर प्रेमचंद जी की ये जो फोटो है इतने सारे मैसेज देती है। ठीक है, और इन्हीं मैसेज को डिकोड करते हुए व्यंग के रूप में हमारे लेखक महोदय जो कि परसाई जी हैं वो इन सारी बातों को लिखते हैं। अब देखिए होता क्या है आगे, वो कहते हैं प्रेमचंद जी से कि भाई तुम तो ऐसे व्यक्ति हो कि तुम्हें फ़ोटो खिंचाने का भी सलीका नहीं है, यानी कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हो कि भाई फ़ोटो कितनी महत्वपूर्ण होती है आज के समय में। आज के समय में ये बात भी सच है कि भाई बिना फ़ोटो के तो कुछ होता ही नहीं है ज़िंदगी में। फ़ोटो और आधार कार्ड से ही तो दुनिया चल रही है आजकल, कि भाई आपकी फ़ोटो नहीं है तो कौन आपको पहचानेगा, और उस पर भी अच्छी अच्छी फ़ोटो होना तो ज़रूरी ही है। तो प्रेमचंद जी कि इसी स्वभाव को लेकर परसाई जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम्हें फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मिल जाती है। ठीक है, यानी कि बीवी भी मांग ली जाती है। तो देखो बेटा यहाँ व्यंग करते हुए कि भाई तुम ऐसे फोटो खिंचाने क्यों गए थे, किसी से जूते मांग लेते। लोग मांग मांग के, किसी से कपड़े मांग कर अपनी वर दिखाई कर लेते हैं, तो कोई भाई मांग कर अपनी बारात निकाल देता है। मांग के मोटर गाड़ी मांगी और उसको बढ़िया सजाया धजाया और उससे बारात निकाल ली। और तो और बड़े ही व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहते हैं कि भाई आजकल तो फोटो खिंचाने के लिए बीवी भी मांग ली जाती है। किसी दूसरे की सुंदर सी बीवी देखी तो भाई साहब फोटो खिंचा लेने दो, ऐसा करके बीवी भी मांग ली जाती है। तो तुम जूते मांगने में तुम्हें कैसी शर्म है। ठीक है, मांग लेते। और आगे कभी क्या कहते हैं ये भी समझ लीजिए भाई, वो कहते हैं कि आजकल तो ना
फोटो का महत्व इतना है कि लोग इतर छुपा कर फोटो खिंचाते हैं, ठीक है। तो उनका ये अवधारणा है कि भाई गंदे से गंदे लोग भी जो होते हैं वो इतर वितर लगा के बढ़िया तैयार होकर फोटो खिंचाते हैं, और उसके पीछे का सेंस बस इतना होता है कि शायद फोटो बहुत अच्छी है, फोटो मेरी महकने लगे, पर हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर आगे ना कवि महोदय बताते हैं, हमारे लेखक महोदय बताते हैं कि यहाँ ना बेटा जो ये वाला पैराग्राफ है ये वास्तविकता यानी यथार्थ को दर्शाता है। देखिए किस तरीके से, किस खूबसूरती से उस पैराग्राफ को लेखक ने लिखा है और उसमें यथार्थ को संजोया है। देखिए, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुलियां बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तल्ला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, पूरा तल्ला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी, तुम्हारी अंगुलियां दिखती हैं पर पांव सुरक्षित हैं, मेरी अंगुलियां ढकी हैं पर पंजा नीचे घिस रहा है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब बेटा देखो यहाँ एक बात लेखक महोदय कहते हैं जो गहरी बात है। कैसी बात? कि भाई आपके जूते से जो है ना आपकी उंगलियां दिख रही हैं, यानी कि आपके पहनावे से आपकी आर्थिक स्थिति का पता चल रहा है। और यही बात को उल्टा करते हुए लेखक ये बोलता है कि भाई साहब जो स्थिति आपकी है वही स्थिति मेरी भी है, यानी कि मेरा जूता भी है जो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत टिप टॉप बहुत महंगा जूता नहीं है, ठीक है। यहाँ जो जूता है ना वो बेटा इस जूते का जो संबंध है वो मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा से लिया गया है कि कैसे एक व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जूते का काम करती है। यानी कि जूता जो है वो एक प्रतीक है, एक संकेत है कि मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा किस तरीके से होनी चाहिए समाज में। इसी बात को लेखक कहते हैं कि भाई जो आपका जूते का हाल है वही मेरे जूते का हाल है, बस आपके जूते में ये दिक्कत है कि भाई आपका जूता फट गया है, उससे आपकी उंगलियां बाहर झाँकती हैं, पर मेरे जूते का तल्ला ही घिस गया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई मेरे पैर में चोट लग जाती है, ठीक है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरी जो उंगलियां हैं वो कभी भी जूते से बाहर ना निकलें, यानी कि कभी भी जूते से बाहर दिखाई ना दें। अब इस तरीके का, इस लेखनी का अर्थ समझ लीजिए। वास्तव में लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ठीक है आपकी आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो बाहर दिखाई देती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ में आता है लोगों को कि स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, ठीक है, परंतु इसके विपरीत कि मेरी स्थिति जो है यानी कि परसाई जी की स्वयं की जो स्थिति है वो भी कुछ इसी तरीके की है, पर वो बहुत संजो कर अपने आप को रखते हैं, यानी कि बाहर की दुनिया को ये पता नहीं चलता है कि उनकी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है। और इसी कारण उन्हें कई ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उन्हें कई तरीके के नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसी बात को उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पैर की जो उंगलियां हैं वो लहूलुहान भी हो जाती हैं, कभी कभी, कभी कभार छिल जाती हैं, पर मैं ये सारी चीज़ें बाहर व्यक्त होने नहीं देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया है, सामाजिक हकीकत को व्यक्त किया है कि हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी ही है कि आर्थिक स्थितियाँ हैं या नहीं हैं वो अलग बात है, पर हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने की, हर व्यक्ति अपने आप को फैला कर दिखाने की कोशिश कर रहा है इस स्थिति में, चाहे उसे चोट लग जाए, चाहे वो लहूलुहान हो जाए। अब देखिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, आगे समझते हैं कि हमारे लेखक महोदय क्या कहते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? अब देखो बेटा यहाँ दो बातें कहता है। पहली बात तो वो ये कह रहा है कि तुम जैसा फटा जूता तो भैया हम ना पहन पाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि ये इतनी जो प्रेरणा है, इतनी जो जीवटता है, ये आपके अंदर आती कहाँ से है कि भाई आप फटा हुआ जूता पहन के फ़ोटो खिंचा लेते हैं, मैं तो नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फ़ोटो के ही क्यों ना छाप दे। यहाँ एक चीज़ समझ लो बेटा, ये उस दौर के लेखक हैं जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, फ़ोटो खिंचाने का और फ़ोटो छपने का बहुत बड़ा महत्व होता था। आजकल तो ऐसा है कि आदमी थोड़ा सा भी फेमस हो जाए, आप गूगल पर करिए, सर्च करिए उसको, और उसकी 10-50 फोटो आपको यूं ही मिल जाएंगी, ठीक है। और उस दौर में, जिस दौर में परसाई जी लिख रहे थे, फ़ोटो खिंचाना एक बड़ी कला हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ फ़ोटो छपना एक बड़ी कला हुआ करती थी। तो इसी चीज़ को वो कहते हैं कि भैया हम तो फटे जूते से कभी फ़ोटो ना खिंचाएंगे, चाहे
हमारी जीवनी कोई ऐसे ही छाप दे, मतलब बिना फोटो को ही छाप दे, हमारे सब जान ले पर हमें ना जान पाए। और फिर आगे ये बताते हैं कि जो आप मुस्कुरा रहे हैं ना फोटो में, इस मुस्कान का क्या मतलब है, क्या यह जो मुस्कान है ये होरी का गोदान हो गया है। अब यहाँ बेटा समझ लो, होरी जो है ना, होरी वो गोदान का प्रमुख पात्र है, ठीक है। वो किस तरीके से गैया का दान करता है, किस तरीके से चीज़ों को झेलता है, ये वो सारी जिजीविषा जो है ना, पर फिर भी वो दान देकर संतुष्ट हो जाता है। तो क्या ये मुस्कान होरी की मुस्कान है? फिर आगे वही बात करता है दूसरे क्रम में उनकी लेखनी को देखकर कि पूस की एक रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई। यानी कि देखो बेटा, एक और कहानी है उनकी। देखो यहाँ जो 4 लाइनें हैं ना, वो अलग अलग 4 रचनाओं के बारे में इंडिकेशन दे रही हैं, ठीक है। पहली जो लाइन है वो गोदान के लिए ली गई है, यानी कि होरी एक पात्र है गोदान का, जो केंद्रीय पात्र है, तो वो गाय दान करने का प्रयास करता है और यहीं से सारी चीज़ें जो है वो कहानी आगे बढ़ती जाती है। तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई गोदान होरी की जो गाय देने का क्रम है, क्या उससे उसकी संतुष्टि हो गई। फिर आगे बात कर रहे हैं कि भाई हल्कू का जो खेत है वो नील गाय चर गई, क्या इस मुस्कान का क्या ये अर्थ है। फिर आगे ये बात कर रहे हैं सुजान भगत की, ठीक है। तो सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब से ना आ सका, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये उसकी संतुष्टि के लिए थी। मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है, ठीक है। तो यहाँ बेटा एक बात कही गई है इन सारे के सारे उदाहरणों को देकर कि कठिन से कठिन समय में, विपरीत से विपरीत समय में जो संतुष्टि, जो खुशी मनुष्य को प्राप्त होती है मुसीबत झेलकर, क्या वो उसी खुशी का प्रतिबिंब आपकी मुस्कान में है, ठीक है। तो इस बात को जरा और अच्छे तरीके से समझ लो कि कठिन समय में क्या होता है कि ज़िंदगी में बड़े दौर में जब एक समय ऐसा आता है कि एक तरफ आपकी ज़िंदगी के सारे सुख होते हैं, ठीक है, एक तरफ आपकी ज़िंदगी के सारे सुख होंगे, एक तरफ होगा केवल और केवल आपकी नैतिकता का मूल्य, ठीक है। जैसे आज़ादी के दौरान एक कहानी आती है, ये रियल इंसिडेंस है कि जबलपुर के राजा थे शायद शंकर सिंह, मुझे कंफर्म पता नहीं है, पर ये राजा और उनके लड़के की कहानी है। तो होता ये है कि अंग्रेज़ों को ये पता रहता है कि ये जो राजा है ना, इससे सुबह सुबह जब भी ये नहाने जाता है तो इससे कोई भी चीज़ मांग लो, ये वो हर चीज़ दे देता है। तो होता ये है कि एक अंग्रेज अधिकारी होता है, वो जाता है साधु के भेष में और राजा से पूछ लेता है कि तुम भाई ये बताओ राजा साहब कि क्रांति कब करने वाले हो। तो राजा बता देता है कि भाई हम इस तारीख को इस दिन क्रांति करने वाले हैं। और राजा ये जानता है कि ये जो है ये साधु नहीं है, अंग्रेज है, ठीक है। तो इस तरीके से जानते हुए भी राजा उसको सब बता देता है और अंग्रेज अधिकारी वापस अपनी छावनी में जाता है और राजा को बंदी बनाकर तोप से उड़वा देता है, ठीक है। तो जब उसको तोप से उड़वाया जा रहा है, ठीक है, तो होता यह है कि उसका जो राजकुमार होता है, यानी कि राजा का जो लड़का होता है, वो पूछता है कि पिताजी ये तो ठीक है कि आपने जो किया वो अच्छी बात है, अब अपना अपना कर्म है, आपने जो किया ठीक है, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों, ठीक है। तो वो ये कहता है राजकुमार से कि दुनिया का धर्म अपनी जगह है, व्यक्तिगत धर्म अपनी जगह है, और मैं अपने धर्म को निभाकर संतुष्ट हूँ। तो वही संतुष्टि की बात यहाँ प्रेमचंद के अंदर कही जा रही है। लेखक इसी बात को प्रेमचंद के अंदर बार बार उकेर रहा है उनके नाम से कि कठिन से कठिन संघर्ष में भी व्यक्ति की जो नैतिक संतुष्टि है, क्या यही तुम्हारी मुस्कान का कारण है। तो इस तरीके से वो विभिन्न विभिन्न पात्रों की बात करता है, ठीक है। अब आगे बेटा यहाँ एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कहानी है मंत्र, ठीक है। प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है मंत्र, ठीक है। ये कहानी कक्षा 9 यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं इस कहानी को। एक शानदार कहानी है, एक नई सोच देती है किस तरीके से आदमी आदमी की मदद नहीं करता है, पर जिस पर विपत्ति आती है वो जानता है कि विपत्ति क्या होती है, और फिर पता चलता है कि कैसे आदमी आदमी की मदद करता है। तो इस कहानी को आप ज़रूर पढ़िएगा, ये मेरी तरफ से आपके लिए, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपको साहित्य में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी, आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़िएगा तो बहुत शानदार कहानी, मज़ा भी आपको आएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक हमने समझा था कि भाई किस तरीके से उनकी जो पात्र की जीवंतता है वो उनके व्यक्तित्व का ही भाग है, यानी कि कठिन समय में मुस्कुराना भी एक कला है, और इस कला में हमारे प्रेमचंद जी बहुत निपुण हैं, और इसी कला का जो गुणगान है वो परसाई जी कर रहे हैं। आगे परसाई जी कहते हैं कि चलने से जूता घिसता है और ठोकरों से जूता फट जाता है या फटता है। तो यहाँ समझ लो बेटा, ठोकर लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जीवन में संघर्ष करना, कठिन समय को काटना, ठीक है, और अपने माध्य को मनवाना भी एक दौर का होता है, ठीक है। तो होता यह है कि यहाँ
लेखक ये बताना चाह रहा है कि प्रेमचंद का जो निजी जीवन था वो संघर्षों से भरा हुआ था, कई तरीके के संघर्ष उनने झेले, ठीक है, और उन्हीं संघर्षों के कारण उनका जो जूता है ना वो फट गया था, यानी कि उन्हीं संघर्षों की ठोकर खाते हुए उनका जूता फट गया था, ठीक है। फिर आगे लेखक बताता है कि तुम मुझ पर या हम सब पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुलियां छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से बरकाकर, बेटा यहाँ एक शब्द आया है बरकाकर, ठीक है, ये बुंदेली भाषा का शब्द है बरकाकर, जिसका अर्थ होता है बचाकर चलना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि नदी है तो उससे थोड़ा बच बच के चलो, तो इसको हम बुंदेली में ऐसे कहेंगे कि नदी है बरका के चलो, ठीक है। तो एक शब्द आया शानदार बरकाकर, बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुलियां बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगलियों को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगलियों का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। अब यहाँ बेटा इस पैराग्राफ का अर्थ समझ लो। देखो होता यह है कि यहाँ लेखक महोदय ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें लग रहा है कि हम आप पर हंस रहे हैं, यानी कि हम प्रेमचंद पर हंस रहे हैं, पर प्रेमचंद पर नहीं हंस रहे हैं, प्रेमचंद हम पर हंस रहे हैं, यानी कि समाज की उस स्थिति पर समझ रहे हैं जहां लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तमाम तरीके के तामझाम फैलाते हैं, पर यथार्थ कुछ और ही होता है। फिर आगे लेखक महोदय इसी पैराग्राफ में बताते हैं कि भाई आपके पैर से तो केवल उंगलियां बाहर निकली थीं, पर हम सब जो है ना वो उंगलियों को छुपाए और तलवे को घिसाए हुए चल रहे हैं। यानी कि देखो होता क्या है, चलने के क्रम में तलवा जो होता है पैर का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर उसमें कहीं चोट लग जाए तो आप चल नहीं पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी बात को लेखक कहते हैं कि भैया आपके जूते से तो केवल उंगलियां ही दिख रही थी, हमारे यहाँ तो स्थिति बिल्कुल गंभीर हो चुकी है कि हमारे तलवे में तो कई चोटें लगी हैं, पर उसके अलावा भी हमको चलने पर हम मजबूर हैं, भले ही हम लंगड़ा लंगड़ा कर चलें। तो इसी बात को लेखक महोदय कहते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपकी जो व्यंग मुस्कान है ना इसका अर्थ भी समझ रहे हैं, ठीक है। और क्या समझ रहे हैं कि भाई इस व्यंग मुस्कान का जो अर्थ है ना वो हमारे ऊपर ही है। अभी तक तो हमको लग रहा था कि भाई प्रेमचंद जी के जूते फटे और हम मुस्कुरा रहे थे, पर वास्तविकता में यथार्थ ये है कि प्रेमचंद जी तो अपने यथार्थ में जी ही रहे हैं, जो उनके साथ है, जो उनके पास है उसमें जी रहे हैं। वो हंस इस चीज़ पर रहे हैं कि भाई हम तो जैसे हैं तो ठीक ही हैं, पर दुनिया को देखो ना कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ढकने के लिए आदमी किस किस तरीके की मूर्खताएं करता है, किस किस तरीके से अपने आप को और गड्ढे में पटकता है, ठीक है। तो बेटा ये था चैप्टर का सारांश, यानी कि हमने अभी तक जिस चीज़ को समझा, जिस चीज़ को जाना, जिसका नाम था प्रेमचंद के फटे जूते, इस व्यंग के हमने मर्म को जाना, इस व्यंग के सारांश को समझा और इस व्यंग के मूल तत्व को समझा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनका अर्थ थोड़ा सा भिन्न दिखाई पड़ता है, यानी कि आपको लगता होगा कि भाई ये प्रश्न तो किताब में है ही नहीं, पर वो पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा वहाँ ना आपको केवल और केवल प्रश्न को पढ़ना होता है और बहुत गहराई से सोचना होता है कि ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। आइए पहले बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के चित्र सी कौन कौन सी विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। तो बेटा इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हम जो प्रेमचंद जी की जो बातें कही गई हैं इस चैप्टर में, उसके हिसाब से आप बताइए कि प्रेमचंद जी में कौन कौन सी विशेषताएं आपको दृष्टिगोचर होती हैं, यानी कि दिखाई देती हैं। तो आइए बच्चों फटाफट हम प्रश्न का उत्तर समझ लेते हैं कैसे हमें लिखना है। देखो इस तरीके के प्रश्न का उत्तर जब भी लिखना पड़े तो पहले एक लाइन लिखा करे क्या कि प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो इससे क्लैरिटी हो जाती है कि भाई हाँ बच्चा प्रश्न समझ गया, और इसमें कुछ चीज़ें अंडरलाइन भी करनी होती हैं, जैसे क्या भैया कि फटे जूते नामक क्या था, व्यंग था, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि भाई व्यक्तित्व की विशेषताएं, तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए ताकि जांचने वाले को ये समझ में आ जाए कि हाँ हाँ बच्चा बहुत सही तरीके से लिख रहा है। अब देखो भैया क्या क्या विशेषताएं हम समझ गए थे। प्रेमचंद का जो जीवन था वो संघर्ष का पर्याय रहा था। तो बेटा ये बात बहुत सही है, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप ये बात जान पाएंगे
कि प्रेमचंद किस तरीके से लिखते हैं और उनकी जो लेखनी में धार है वो उनके संघर्ष से ही आती है। पर वो व्यक्ति कभी संघर्ष से हारा नहीं। जीवन के अंत तक उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, जीवन के अंत तक उन्होंने कई अभावों को झेला है, पर वो सारे के सारे अभाव आपको उनके साहित्य में देखने को मिलेंगे और वो व्यक्ति कभी भी अपने अभावों से हारा भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए अगला जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। प्रेमचंद अपने जीवन में बड़ी ही सरल एवं सहज स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन से जो कुछ भी मिला उसे बड़ी ही सहजता से उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो यानी कि बड़े ही सहज स्वभाव और संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता है यथार्थवादी सोच। अब देखिए प्रेमचंद बड़े ही यथार्थवादी व्यक्ति थे। इतने यथार्थवादी थे ये कि फटा हुआ जूता पहनकर फोटो खिंचाने चले जाते हैं कि भाई जो मेरे पास है वो यही है, इसमें कोई दुराव नहीं है, उसमें कोई छुपाव नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई मानवीय मर्यादाओं की। प्रेमचंद जो है ना वो मानवीय मर्यादाओं के प्रतीक भी हैं। उन्होंने ना नेक धर्म यानी कि लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। ठीक है, एक और बात और है बेटा कि प्रेमचंद की कहानियों को जब भी आप पढ़ेंगे ना तो उनकी कहानियों में आखिरी में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, जैसे आप मंत्र में जाइएगा तो भाई डॉक्टर के लड़के की जान जो है ना वही वो वही बूढ़ा व्यक्ति बचा लेता है जिसकी मदद करने के लिए डॉक्टर कभी नहीं आया था क्लब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा प्रेमचंद की हर कहानी में जो अंत होता है वो बहुत ही सुखांत होता है और इसे ही कहते हैं लेखक की जो नेक नीयत होती है ना। ठीक है, यानी कि नेक धर्म, लेखनी का धर्म बनाए रखना। अब भाई लेखनी का धर्म क्या है कि आपकी जो रचना है, आपकी जो कहानी है उसे पढ़कर लोगों को सुख मिले, उसे पढ़कर लोगों को प्रेरणा मिले। तो ठीक है, जो सुखांत साहित्य होता है जिसका अंत सुखद होता है उसको बड़ा ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को प्रेमचंद ने अपने सारे के सारे साहित्य में उभारा। अब बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सही कथन के सामने राइट यानी कि सही है का निशान लगाइए। तो भैया कथन सही है या गलत इस बात का पता चलता है पढ़ने से। तो आइए फटाफट कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगलियां बाहर निकल आई हैं। तो बेटा ये बात तो ठीक है कि उनके कौन से पैर का जूता फट गया था, वो था दाहिने पांव का जूता। ठीक है, और ये कथन भी सत्य हो जाता है। अब देखिए लोग इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, पर ये बात बेटा ये कथन गलत है क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भाई इत्र कितना भी चुपड़ लो इत्र की खुशबू फोटो में नहीं आ सकती। तो जो विकल्प क्रमांक 2 दिया गया है वो गलत है। अब देखिए तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। नहीं भैया ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रेमचंद जी की मुस्कान जो है ना वो परसाई जी के हौसले पस्त कर देती है कि कैसे कोई व्यक्ति इस तरीके से मुस्कुरा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो बेटा ये जो है ना ये परसाई जी कहते हैं और किसके बारे में कहते हैं, प्रेमचंद जी के बारे में, कि आप कुछ चीज़ों को ना बड़ा ही तुच्छ समझते हो, इन तुच्छ चीज़ों को इतना तुच्छ समझते हो कि हाथ से उंगली बताना तो दूर आप पैर की उंगली से इशारा कर देते हो कि ये तुच्छ है। तो बेटा ये कथन सत्य है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। बेटा अब इसका अर्थ समझ लो। जूता जो है ना यहाँ जूते का जो अर्थ है वो लिया गया है सामाजिक प्रतिष्ठा से, प्रतिष्ठा। ठीक है, और टोपी का अर्थ लिया गया है व्यक्तिगत स्वाभिमान से। ठीक है, यहाँ एक चीज समझ लो आजकल क्या होने लगा है कि आपका जो जूता है ना यानी कि जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो तय होती है संपत्ति से कि कितना पैसे वाले लोग हैं। देखो ये क्रम होता है कि किस दौर में किस तरीके की बात होगी। जैसे शुरुआत के दौर में जब दुनिया बनी हुई थी, जब सतयुग था, तो आदमी की जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो धर्म के कारण हुआ करता थी कि कौन सा व्यक्ति कितने धर्म पर चलता है। ठीक है, और वो उसकी शक्ति हुआ करती थी। दौर बदला, चीज़ें बदली, फिर दौर आ गया शक्ति का दौर कि कौन कितना शक्तिशाली है, इस बात से तय होगा कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है। इसी चक्कर में राजा महाराजा बहुत सारा जो है जमीन पर कब्जा किया करते थे। अब फिर से दौर बदला और आ गया आज का दौर। इस दौर में चीज़ें उस बात से तय होती हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना धनी है। ठीक है, ये बात पीछे छूट जाती है आज के दौर में कि आप गुणवान कितने हैं।
इस बात का दौर होता है कि आप धनवान कितने हैं। तो इसी बात को कहा गया है कि यहाँ जो जूता होता है वो सामाजिक प्रतिष्ठा यानी संपत्ति का प्रतीक होता है, और एक जूते को बचाए रखने के लिए इस पर कई टोपियां कुर्बान की जाती हैं। यानी कि कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम अपना आत्मसम्मान त्याग कर अपने जूते को बचा लेते हैं, यानी कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचा लेते हैं। जैसे भाई शादी का दौर है तो दबा के पैसा खर्च करना है, चाहे कर्जा लेना पड़े। अब कर्जा लेना भैया आत्मसम्मान के खिलाफ है कि भाई हम कर्जा क्यों लें, ठीक है, उससे अच्छा है कि हम सूखी रोटी खा लें। लेकिन नहीं नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा दिखानी है, चीज़ें बड़ी बड़ी दिखानी है, तो इस चक्कर में लोग इस तरीके के कदम लेते हैं, और इसी बात को ना व्यंग में बताया गया है। तो बेटा इस तरीके से हमने समझा इस प्रश्न का उत्तर में किस प्रकार से लिखना है। देखिए इस बात को फिर से दोहरा देते हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थितियों में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि संपत्ति का आधार आजकल समय में ज़्यादा हो गया है, और सामाजिक गुण यानी कि प्रतिष्ठा का जो महत्व है वो संपत्ति के तौल से तोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते बेटा आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो देख लो भैया, यहाँ ना एक बहुत शानदार बात कही गई है, जिसका अर्थ अगर आप समझ जाएं तो जीवन में ना बहुत सारी विसंगतियों से आप बच जाएंगे। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनको आपको झेलना नहीं पड़ेगा। देखिए अब बात क्या है ये समझ लीजिए। उक्त पंक्ति में पर्दा आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। व्यक्ति की क्षमता भले ही कम क्यों ना हो, वह समाज में कुछ बढ़कर दिखाना चाहता है, इसीलिए एक व्यक्ति दिखावा करता है। इसी बात को लेखक ने पर्दे पर कुर्बान होना कहा है। अब यहाँ एक बात समझ लो कि भाई वो कहते हैं, लेखक महोदय यानी कि परसाई जी कहते हैं कि भैया आप जो है ना प्रेमचंद जी, जीवन में पर्दे का महत्व तो नहीं जानते, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्व तो नहीं जानते हैं, कि भाई लोगों को हमारी स्थिति का ज्ञान नहीं होना चाहिए, इस बात का महत्व आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। और हमेशा बड़ा दिखाने के लिए ही तो लोग पर्दे के पीछे कुर्बान होते रहते हैं। वही सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास हैं 2 रुपये, पर हम दिखाना चाहते हैं दुनिया में कि हमारे पास करोड़ों रुपया है, तो उस तरीके से हम जीवन जीते हैं, और पर्दे के पीछे फिर हम घुट घुट कर जीना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। ये बहुत बेटा मार्मिक बात है कि इतना तुच्छ बात हो गई कि हम हाथ को भी उठाना नहीं चाह रहे हैं, हम उंगली से इशारा करना भी नहीं चाह रहे हैं, हम केवल पैर की उंगली से इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात को आइए समझ लेते हैं कि कैसे हमें लिखना है परीक्षा में। लेखक कहता है, प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगलियों से नहीं बल्कि अपने पाँव की उंगलियों से इशारा किया। अर्थात जो अपने ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जीवन में जिस चीज़ को उन्होंने संघर्ष के हिसाब से जाना, संघर्ष के हिसाब से चीज़ों को समझा, वहाँ उन्होंने पैर की उंगली से उसको इंगित किया है। अब यहाँ बेटा ये बात समझ लो कि भाई किस चीज़ को उन्होंने घृणित कहा है। घृणित उन्होंने कहा है सर झुकाकर सुख भोगने को। ठीक है, देखो इस बात को समझो। लेखक जो थे यानी कि हमारे प्रेमचंद जी जो थे, वो एक बड़ा नाम थे हिंदी साहित्य के अंदर। सोचिए आजकल लेखकों का, छोटे छोटे लेखक तो कितना पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, पर हिंदी का एक बड़ा लेखक क्यों गरीबी में जीवन जीता, क्यों आर्थिक तंगी झेलता? इसका कारण था उनका स्वाभिमान, इसका कारण था उनका संघर्षवादी और यथार्थवादी रवैया। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेखक कह रहा है कि आपने अपने रवैये के चलते, आपने अपने स्वाभिमान के चलते जीवन में झुकने को जो है ना वो जूते की नोक पर रखा। ठीक है, और इसने घृणित भाव से रखा कि आपकी जो उंगलियां हैं वो उसकी तरफ एक इशारा करती हैं कि ये तो घृणित चीज़ है। ठीक है, तो बेटा ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदल जाता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? तो बेटा बिल्कुल सरल उत्तर है। होता यह है कि प्रेमचंद जी की एक फ़ोटो देखते हैं, कौन, परसाई जी, और देखते हैं कि भाई इस फोटो में तो लेखक फटे हुए जूते पहने हैं। फिर वो सोचता है कि भाई अगर ये इनका फ़ोटो खिंचाने का पोशाक है, इनकी फ़ोटो खिंचाने की ड्रेस है, तो इनके घर में रहने की ड्रेस क्या होगी? फिर उसके दिमाग में आता है नहीं नहीं यार, ये आदमी दुनिया के सामने दिखावा नहीं कर रहा है, ये दुनिया के सामने सहज और सरल बनकर रह रहा है, तो
यथार्थ जीवन में तो ये कितना सहज होगा, कितना सरल होगा। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये दोहरे चरित्र वाला, दोहरे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि सीधा सरल सहज और यथार्थवादी व्यक्ति है। उसकी जो सोच है, उसका जो जीवन जीने का तरीका है वो बिल्कुल सरल और सहज और यथार्थवादी है। तो इस तरीके से उनका विचार बदल जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो भैया आपने एक व्यंग पढ़ा। अब देखो यहाँ ना ये प्रश्न मैं हल करा दे रहा हूँ, ये बात अलग है, पर इस चैप्टर को पढ़िएगा ज़रूर और पढ़कर इस चैप्टर का आनंद लीजिएगा। देखो हिंदी के अंदर ना जो आपको चैप्टर्स बताए जा रहे हैं वो अपने अपने समय की बहुत श्रेष्ठ रचनाएं, जो चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, आपकी किताब में जो भी पाठ हिंदी के अंदर है वो कोई साधारण पाठ नहीं है। वो केवल एक पाठ नहीं जिसका प्रश्न उत्तर आपको पढ़कर लिखकर आगे बढ़ना है। वो आपकी सोच को बदलने वाला है, वो आपके व्यक्तित्व को गढ़ने वाला है। इसीलिए तो आपको हिंदी पढ़ाई जाती है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो विचार है, वो सोचने का तरीका बढ़े और हम एक अच्छे व्यक्ति बने। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़िएगा। यहाँ ना जो प्रश्न में पूछा गया है कि व्यंग को पढ़कर आपको कौन कौन सी विशेषताएं लगी, तो बेटा पहली जो विशेषता है वो इस प्रकार से है, विस्तारवादी शैली। कैसी शैली है? विस्तारवादी। जो लेखक एक बात को दूसरी बात से बहुत अच्छे तरीके से जोड़ता है, इस तरीके से जोड़ता है कि व्यंग जो है ना वो बड़ा ही सुंदर होता जाता है। फिर क्या होता है भाई, व्यंग की सटीकता एवं लेखक की सूक्ष्म दृष्टि। देखिए लेखक कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है वहाँ पहुँच जाता है कौन? कवि की कल्पना, कवि की सोच। तो सोचिए कितने लोगों ने प्रेमचंद की वो फोटो देखी होगी, प्रेमचंद की वो चित्र देखा होगा, लेकिन केवल परसाई जी की ही जो सोच है वो उस फटे जूते पर जाकर अटक गई और वहाँ से एक सुंदर सा पाठ निकल के आता है। तो इस तरीके से व्यंग की सटीकता और लेखक की सूक्ष्म दृष्टि भी इस पाठ का विशेषता है। फिर आगे बढ़िए और आगे समझते हैं, सामाजिक समस्याओं का यथार्थवादी एवं व्यंग्यपूर्ण चित्रण। तो देखिए भैया सामाजिक समस्या तो ये थी ही कि भाई इतना बड़ा लेखक तंगी में जीवन जी रहा था, ठीक है, और उसकी तंगी दिख भी रही थी, पर इस समस्या को उन्हें करुणापूर्ण तरीके से नहीं, गुस्से में नहीं कि अरे प्रेमचंद जी ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से नहीं बताया, बड़े ही सरलता से, बड़ी ही रोचकता से, बड़े ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से बताया और इस तरीके से बताया कि हम उससे सीख भी ले सकें। ठीक है, कि भाई हमें जीवन में यथार्थवादी होकर चलना है, जो है जैसा है उसमें संतुष्ट रहकर चलना है, ना कि दिखावा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक विशेषता है इस पाठ की। फिर देखिए उन्होंने आगे क्या कहा है कि दिखावे के चलन पर कटाक्ष किया है। ये बात तो सही है कि भाई हम अपने को बड़ा दिखाने के लिए क्या क्या कार्य करते रहते हैं, क्या क्या कलाकारियाँ दुनिया के सामने पेश करते रहते हैं, पर इन सब कलाकारियों से अलग हम बिना दिखावे के भी तो जी सकते हैं। तो ये इस पाठ का मूल उद्देश्य था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करता है? देखो बेटा इंगित करना मतलब होता है इंडिकेट करना या किसी और संकेत करना। ठीक है, संकेत करना। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो साहित्यिक दृष्टि से आपको पढ़ना या समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे इंगित का होता है संकेत करना, संकेत करना। चलिए तो कुछ ऐसे शब्द जो हैं आते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे होता क्या है कि भाई पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन किन चीज़ों के अंदर किया गया है। सिंपल सी बात है भाई, किन चीज़ों के अंदर किया गया है? सबसे पहले किया गया है जीवन में आने वाली कठिनाई, परेशानी और संघर्ष के अंतर्गत, कि भाई जीवन में कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो टीले के समान विशाल होती हैं और आपके सामने आकर खड़ी हो गई। अब आपकी इच्छा है कि आप कैसे उन सारी चीज़ों को डील करते हैं। क्या आप उनसे बचकर गुजर जाते हैं या फिर उनसे टकरा कर गुजर जाते हैं? देखो दोनों तरीके होते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो उसके दो ही समाधान होते हैं, या तो समस्या में भाग लो या समस्या से भाग लो। ठीक है, तो जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो समस्या में भाग लेते हैं, यानी कि कोई परेशानी आ गई और उसका डटकर सामना करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दूसरे तरीके के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोई समस्या आई तो भैया भाग लो, यानी कि कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए तो उससे बचने का रास्ता ढूंढो। और बदमाशी भी इसी चीज़ में है कि भाई पहले समझ लो किसी चीज़ को, क्या हम इससे निपट सकते हैं तो निपटो, और अगर नहीं निपट सकते तो बच के भाग लो। जीवन जीना है, सरलता से जीना है। ठीक है, यहाँ ना जो प्रयोग किया गया है, टीले शब्द का जो प्रयोग है जीवन में आने वाली बाधाओं से किया गया है। ठीक है, तो इस बात को हम समझ गए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है,
आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आजकल क्या परिवर्तन आया है? बेटा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लिख ही लेंगे और मैं बता भी देता हूं, पर इससे पहले जब मैंने इस प्रश्न को पढ़ा तो मेरे जहन में ना एक घटना याद आ गई स्वामी विवेकानंद के जीवन की। होता यह है कि स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश जाते हैं, अब कहाँ जाते हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, पर उनसे ना कोई पूछ लेता है कि भाई साहब आपका जो व्यक्तित्व है, क्योंकि वो साधु वेश में रहते थे हमेशा, तो वो कहते हैं कि भाई आप किस तरीके से रहते हैं, ये धोती वोती पगड़ी वगड़ी बांध कर, हम लोग को देखिए हम कितने बड़ी जेंटलमैन तरीके से रहते हैं, बढ़िया सूट वूट टाई वाई। तो उसका बहुत अच्छा रिप्लाई विवेकानंद जी देते हैं कि देखो भैया ऐसा है, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति कैसा है ये उसका चरित्र बनाता है, ठीक है। पर आपके यहाँ एक टेलर आपका चरित्र बनाता है, ठीक है। तो ये गहरी बात थी कि वेशभूषा को लेकर उन्होंने बहुत गहरा कटाक्ष किया था, और वो आज सामने भी हमारे सामने प्रश्न के रूप में भी उपस्थित है कि भाई आपकी दृष्टि में वेशभूषा का क्या प्रभाव पड़ता है, या आप लोगों का जो वेशभूषा को देखकर क्या परिवर्तन आता है। तो देखो बेटा, यही है कि जो जैसा दिखता है हम उसके समय में वैसी धारणाएं, वैसा विचार बना लेते हैं, पर यथार्थ कुछ और होता है। जो जैसा दिखता है क्या वो वैसा है, ये बात ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी भी व्यक्ति के पहनावे को देखकर, किसी भी व्यक्ति के रहन सहन को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और किसी भी व्यक्ति को देखकर कोई धारणा भी हमें नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये था बेटा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ ना देखो एक चीज़ और है कि प्रश्न उत्तर तो अब होगा समाप्त। हमने क्या क्या पढ़ा, आइए इन चीज़ों का रिवीजन भी करते चलते हैं। तो देखिए बेटा, हमने पढ़ा था व्यंग विधा का एक महत्वपूर्ण पाठ। अब व्यंग विधा होती क्या, इस चीज़ को समझ लो। तो देखो बेटा, हास्यपूर्ण तरीके से गहरी एवं मार्मिक बात का चित्रण कहना, या गहरी या मार्मिक बात को कहना ही व्यंग विधा कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, तो हमने चैप्टर पढ़ा था प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध पढ़ा था। ये व्यंगात्मक निबंध था, ठीक है, जिसमें परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन भी करते हुए आज के दिखावे की प्रकृति पर चोट की थी। यानी कि प्रेमचंद जैसे व्यक्ति का नाम लेते हुए, उनका आधार लेते हुए उनकी सहजता का प्रकाशन किया, यानी कि ये बताया कि प्रेमचंद जैसा बड़ा आदमी कितना सहज और सरल हुआ करता था, ठीक है। और दूसरी तरफ उसी बात को इशारा करते हुए बताया कि एक अपने आप को देख लो, यानी कि वर्तमान समाज को देख लो कि भाई बहुत कुछ है जीवन में, ठीक है, पर इतना दिखावा करना है, इतना सारी चीज़ें करना है कि व्यक्ति रह ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से बेटा हमने चैप्टर को समझा, जाना। बढ़ते हैं आगे। तो ये था इस बार का चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम था प्रेमचंद के फटे जूते। अब यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट कमेंट कीजिए, हर एक क्वेरी का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। और हाँ, एक बार मैंने आपसे पहेली पूछी थी शुरुआत में कि भाई 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ मैं सबके काम, मेरे बिना कहीं ना घूम पाओ, जल्दी मेरा नाम बताओ। तो बेटा इस पहेली का जो उत्तर था वो था जूता, यानी कि शूज़। तो देखो, बिना जूते के ना आदमी कहीं घूम नहीं पाता है, ठीक है, कहीं चल फिर नहीं पाएंगे। हमारी आदत ही है कि भाई जीवन में जो कुछ भी होता है, कहीं भी हम घूमने फिरने जाएं तो जूता तो पहन के हम जाते ही हैं। तो ये था उस पहेली का उत्तर। ऐसे ही रोचक बातों को जानने के लिए, रोचक चीज़ों को समझने के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।